हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, इस सेट के कुछ क्वेश्चन को मैं पहले डील कर चुकी हूँ। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है सीडीपी से रिलेटेड सेट प्रैक्टिस का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। के माँ सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है। बच्चों से क्या अपेक्षा की जा सकती है प्रगतिशील शिक्षा के दौरान, इसको देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो ये हमारा ऑप्शन तो देखने के साथ ही गलत है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें एक हमारा ऑप्शन दे रहा है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो बिना प्रश्न उठाए बच्चे डायरेक्ट किसी समाज के नियम और अनुपालन को, किसी भी नियम और विनियम को पालन करने लगे, तो ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, जो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब कुछ स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये हमारा नहीं होगा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा। चलिए अब इसको समझते हैं कि कैसे सही है हमारा ये ऑप्शन, इसको समझते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रही है, तो प्रगतिशील शिक्षा के दौरान बच्चे समूह में कार्य करते हुए सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करेगा तथा सामाजिक कौशल सीखेगा। तो यही प्रगतिशील शिक्षा के दौरान होगा, क्योंकि शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, शिक्षा विद्यार्थी की तार्किक क्षमता का विकास करना। विद्यार्थी का जो तार्किक क्षमता है उसका विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में यह बच्चों के सामूहिक भागीदारी एवं सक्रिय कार्यकुशलता की अपेक्षा करता है। तो सक्रिय भागीदारिता जो है, यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए ऑप्शन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोत्स्की से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक शिक्षण। तो हमारा इसमें जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ जो है, जो सहयोगात्मक समस्या समाधान के अंतर्गत, अर्थात बच्चों अपने शिक्षक के निर्देश का पालन करें तथा साथी की सहायता, जैसा कि हमारा ऑप्शन में दे रहा है, पारस्परिक शिक्षण के द्वारा। तो साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिससे उन्हें पहली कक्षा में देखा है, या वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हुए अपने निर्णय पर पहुंचते हैं एवं समस्या समाधान में पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए पारस्परिक शिक्षण की बात की गई है।
यहाँ पे तो हमारा वाइगोत्स्की पारस्परिक शिक्षण की ही बात की है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समझ देने के लिए कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा समझ, नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन बी है सृजन, थर्ड ऑप्शन है विश्लेषण और फोर्थ ऑप्शन नंबर डी जो है जो स्मरण। तो क्या कर रहा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा रहा है। तो सृजन से जुड़े सवालों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही होगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी में सृजन की प्रवृत्ति होती है, सृजन करने की प्रवृत्ति होती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधित प्रश्न बताएंगे उतनी ही उनकी समझ बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर सृजन पर आधारित प्रश्न बताएगा छात्र, उतना ही ज़्यादा उनकी सृजन शक्ति जो है उसमें विकास होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेग बुद्धि से संबंधित है? अब कौन सा कौशल है जो बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा विचार करना, ऑप्शन नंबर सी सहानुभूति, ऑप्शन नंबर डी याद करना। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो है इसमें से चारों में से जो है हमारा सहानुभूति देना। अब सहानुभूति देना कैसे होगा, आंसर हमारा इसको समझते हैं। सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति जो है जो स्वयं को एक दूसरे की परिस्थिति में रखकर, व्यक्ति जो है जो स्वयं को एक दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। जब कोई भी इंसान एक दूसरे को यानी कि सामने वाले की बातों को मतलब क्या कहे समान अनुभूति, सहानुभूति का मतलब होगा एक समान अनुभूति करना, तो उसकी बातों को उसके विचारों को अपने मनोदशा में अपने मनोभावों में जब उतारेंगे, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो हमारा जवाब सहानुभूति देना ही होगा। चलिए सहानुभूति देना क्यों होगा समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण इसलिए होगा क्योंकि निदान करना। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, यानी कि सबसे उचित तरीके से किया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही। निदानात्मक परीक्षण क्या हो गया, यानी कि बच्चा अगर किसी समस्या में, निर्योग्यता का क्या मतलब है कि जो भी योग्यता है उसको सही तरीके से, मतलब बच्चा निर्योग है, उस चीज को सही तरीके से नहीं भली भांति नहीं सीख पा रहा है, तो उसका आकलन करना है, तो निदानात्मक परीक्षण करेंगे। निदानात्मक परीक्षण का मतलब हो गया कि बच्चों की समस्याओं का पता लगाकर फिर उसका निदान करना, यानी कि उसकी समस्याओं को दूर करना, जड़ से खत्म करना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, निदानात्मक परीक्षण जरूरी है। इससे रिलेटेड निदानात्मक परीक्षण से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया गया है। परीक्षण से रिलेटेड वीडियो अपलोड है कि कौन सा मतलब बच्चों की जरूरत के अनुसार कौन सा परीक्षण कब किया जा सकता है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जाकर, वहां से आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड का परिणाम होता है। क्या परिणाम हो सकता है अगर बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देते हैं, तो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे को हम अगर क्या कहते हैं दंड देंगे, तो इससे दंड देने से क्या बच्चा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए जो है जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। बच्चों की छवि की सुरक्षा करना।
दंड देने से बच्चों की छवि की कौन सी सुरक्षा हो सकती है? कभी नहीं, उसकी छवि को हम खत्म कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। उनके अंकों में सुधार करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, तो क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर यही सही होगा, क्योंकि बच्चे को शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक हो, दंड दे रहे तो उनकी जो भी अवधारणा है स्वयं के प्रति, इसको हम खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं जड़ से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन नंबर सी साथी एवं माता पिता। ऑप्शन नंबर डी माता पिता एवं भाई बहन। तो हमारा जवाब क्या होगा इसका? आप लोग भी सोचिए जवाब क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो हमारा जवाब इसका होगा माता पिता एवं भाई बहन, क्योंकि माता पिता तथा भाई बहन प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बालक के लिए एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसमें वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं एवं व्यवहारों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति के सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा के व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा के मानवतावादी उपागम और प्रेरणा के संज्ञानात्मक उपागम। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से चारों में से कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है जो सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति के सदस्य बनाने प्रतिबिंबित करता है। क्या दर्शा रहा है? तो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं को दर्शाया जा रहा है। रूपात्मक आकलन हो सकता है। पूर्व परीक्षण, पश्चिम परीक्षण, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा या केवल ए या केवल बी। तो क्या आंसर होगा हमारा 19 का? इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर होगा रूपात्मक आकलन ए और बी दोनों, यानी कि पूर्व परीक्षण और पश्चिम परीक्षण दोनों। तो ए तथा बी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। डैश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती है? नृजातीयता, धर्म, अभिक्षमता और भाषा। तो भाषा के अलावा इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है सब हमारा जेंडर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सीमा वेदिका से ज्यादा डैश हो सकती है? अब वेदिका से ज्यादा क्या हो सकती है सीमा? नारी सदृश, पुरुष सदृश, ए और बी दोनों, या केवल ए या केवल बी। तो हमारा जवाब क्या होगा? सीमा वेदिका से डैश ज्यादा हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 21 का होगा डी, या केवल ए होगा नारी सदृश, या फिर ए या केवल बी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्राकरीन, धनार्जन मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यही है, एन केन प्राकरीन धनार्जन मूल्य, यही हमारा सही होगा। बाद बाकी सब मूल्य में सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन इसका सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा जो सही होगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक, शारीरिक
होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये गलती नहीं कीजिएगा, आप नहीं को नहीं देखने की गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि कितनी बार इसी चक्कर में, इस नहीं के चक्कर में आप गलत जवाब लगाकर चले आते हैं और आपको लगता है कि हम सही लगाएं, बाद में ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ओह इतना आसान क्वेश्चन को हम गलत करके चले आए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? क्वेश्चन हमारा निगेटिव है तो जवाब भी हमारा निगेटिव ही होगा। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करती है, तो ये निगेटिव है। इस क्वेश्चन के मुताबिक विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करती है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, ये भी नहीं होगा। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमारा निगेटिव है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही सही होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक, कि विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करता है, जो कि नहीं करता है। तो हमारा नहीं पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? फिर यहाँ भी निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है। विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव, संसाधनों की उपलब्धता। क्या होगा हमारा इसका जवाब? तो संप्रेषण कौशल होगा। निम्नलिखित में से शिक्षक को प्रभावित करने वाले, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा संगठक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो विषय का ज्ञान तो शिक्षक के अंदर जरूरी है ही, विद्यार्थियों से जुड़ाव भी जरूरी है, संसाधनों की उपलब्धता भी जरूरी है। तो इस ऑप्शन के मुताबिक हमारा ऑप्शन नंबर बी जो संप्रेषण कौशल, यही एक जवाब लग रहा है, तो यही हमारा जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो क्या है सीखने के लिए आकलन? जो है जो निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, ध्यान रखता है सिवाय एक को छोड़कर। तो क्या होगा? तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़कर अन्य सभी सीखने के लिए आकलन का ध्यान रखता है। विद्यार्थियों की दैनिक त्रुटियां, अधिगम शैलियां या क्षमताओं के माध्यम से अधिगम का अच्छा आकलन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा यहाँ पे इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किससे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो हमारा जवाब होगा इसका सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। किसी विद्यालय के शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब वह उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मेनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह राधिका से किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, जो कि एकदम नहीं है, गलत। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है।
तो ये भी हमारा नहीं होगा। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये भी नहीं होगा। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जवाब यही होगा, क्योंकि जब वो मेनका जो है, जो शिक्षिका है, जो राधिका से क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो क्वेश्चन पूछने के दौरान अगर राधिका तुरंत जवाब नहीं दी तो वो तुरंत मोहन से क्वेश्चन पूछी। ठीक है, क्वेश्चन पूछी, लेकिन मोहन भी जवाब नहीं दे सका, तो उसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में, मतलब दूसरे तरीके से पूछ रही हैं। तो एक कार्य राधिका के द्वारा, राधिका के लिए भी किया जा सकता था, जो कि नहीं की। तो ये साफ साफ जेंडर को दर्शा रहा है। तो हमारा जवाब होगा जेंडर रूढ़िवादिता से रिलेटेड है, इसीलिए मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है जेंडर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन हर साल सीटेट पूछता ही पूछता है। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो ये सेशन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका सीडीपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी मैं डिस्कस की हूँ, बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल है। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया होगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल एवी एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।